अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 2 सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 1। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 ये मुतल्लिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नेम है हमारे पास सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को पढ़ लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नेम है सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो चैप्टर के नेम का मतलब क्या है? सोल्विंग का मतलब होता है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि सोल्व का मतलब होता है हल करना, तो इसमें सोल्विंग का मतलब है हल करना अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऐसे मसाइल जो कि जानदारों से मुतल्लिक हैं उनको सोल्व करने के तरीके को हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, और हमने इस चैप्टर में ये भी जानना है कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके इस चैप्टर में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और हमने इस लेक्चर में पढ़ना है, इस चैप्टर में हमने बेसिकली पढ़ना क्या है कि साइंटिस्ट ने एक मेथड बनाया होगा जिसको हम फॉलो करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, जानवरों से मुतल्लिक जो मसाइल हैं उसको हम हल कर सकते हैं। उसके बारे में हम पढ़कर उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई कर कर उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से निजात दिला सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में जो डेफिनेशन आती है वो हमारे पास डेफिनेशन आती है साइंस की। साइंस हमारे पास एक ऐसा इल्म है जो हमें तजुर्बात, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात से मिलता है, और इसमें हम इसको फितरत के कवानीन को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास साइंस की डेफिनेशन है। उसके बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी में जानदारों को बहुत से मसलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास बहुत से कॉमन जो मसाइल हैं वो है हमारे पास पॉपुलेशन है, उसके बाद पोल्यूशन है हमारे पास, उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। अब हमारे पास अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या होगा? कमी होगी खुराक की, जिससे हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बात की थी इन्फेक्शियस डिजीज़ की। तो ऐसी डिजीज़ जो कि इन्फेक्शन काज करती हैं, अगर वो बढ़ती जाएंगी तो हमारे पास बहुत सी बीमारियां जो हैं जन्म लेंगी, बढ़ेंगी, और वो एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल हो सकेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं साइंस की डेफिनेशन कि हमारे पास साइंस की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, साइंस इज़ द सिस्टमाइज्ड नॉलेज ड्राइव फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स। साइंस हमारे पास एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि हमें तजुर्बात और मुशाहदात से मिलती है, और ये तजुर्बात हमें क्यों ज़रूरी हैं? ये तजुर्बात हमें कुदरत के असूलों को, कवानीन को समझने के लिए ज़रूरी हैं। दीज एक्सपेरिमेंटल आर कैरिड आउट टू डिटरमिन द प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ बायोलॉजिस्ट ही पढ़ेंगे और कोई हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतल्लिक जानदार जो साइंटिस्ट है वो इसको नहीं पढ़ेगा? तो ये बात बिल्कुल गलत है। हर प्रॉब्लम से मुतल्लिक, जैसे कि केमिस्ट्री में अगर कोई मसला है तो केमिकल से रिलेटेड अगर कोई मसला है तो वो कौन हल करेगा? हमारे पास केमिस्ट हल करेंगे। और अगर बायो ऑर्गेनिज्म से हमारे पास रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसको कौन हल करेगा? बायोलॉजिस्ट हल करेंगे। ठीक है जी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास केमिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है और फिजिस्ट है, वो हमारे पास इस मेथड को यूज़ करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो ये इस तरह से है, साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट use these some scientific method to make and test new theories। जो इस साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं न्यू थ्योरीज बनाने के लिए। थ्योरीज हमारे पास ऐसा एक पॉइंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि जब एक दफ़ा प्रूव हो जाती है तो वो वैलिड होती है, उसको कोई भी गलत करार नहीं दे सकता। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजिकल मेथड की, तो बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से हम जानवरों से मुतल्लिक जो मसाइल हैं उनका हल निकालते हैं और उसको हम हल करते हैं। अब हमारे पास क्या है,
साइंसदान बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं और वो इस मेथड को यूज़ करते हैं जो कि माहिर हैं। वो साइंसदान जो इस काम में माहिर हैं वो इस मेथड को यूज़ करेंगे ताकि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर सकें। उसके बाद हम अगर बात करें तो 500 साल से बायोलॉजिकल मेथड ये तरीका फराहम करता है कि हम रिसर्च करें, हम बार बार उसके मेथड को इन्वेस्टिगेट करें, उसके बारे में जानें ताकि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर सकें। तो ये ऐसे है हमारे पास ऐसा मेथड जो जिसके ज़रिए से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा मेथड कहलाता है? बायोलॉजिकल मेथड। इसकी डिटेल इस तरह से है, क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग्स have provided problem that man has investigated to aid his own survival and satisfy his desire to know। हमारे पास जो है साइंटिस्ट इस मेथड को यूज़ करते हैं और वो जिंदा जानदारों के लिए एक सवाल है और वो साइंटिस्ट इस मेथड को यूज़ करके और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल निकालते हैं जो कि इसमें माहिर हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन रखते हैं कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकें। इसकी डेफिनेशन, बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन इस तरह से है, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सोल्व्ड इस टर्म एज बायोलॉजिकल मेथड, और इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। उसके बाद ये है कि बायोलॉजिकल मेथड जो है उसका हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट रोल है, क्या पार्ट है, उसके बारे में हमने बताना है। तो क्या है हमारे पास इसकी जो अहमियत है वो इस तरीके से है कि 500 साल पहले बायोलॉजिकल मेथड ने ये तरीका फराहम किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें और ऐसा डाटा जो कि हमारे पास एक वैलिड फॉर्म में है वो कैसे वैलिड बनाया जाता है। कुछ डाटा को बायोलॉजिकल मेथड से गुजारा जाता है और वो मेथड यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाता है। इधर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा डाटा हम बायोलॉजिकल मेथड से गुजारेंगे। ऐसा हम डाटा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजारेंगे जो कि हमारे पास बिल्कुल सही है और वो आगे से वैलिड हो जाता है। वैलिड इस तरीके से होता है कि उसमें कोई भी गलती नहीं होती और उसको एज ए थ्योरी और लॉ के तौर पर यूज़ किया जाता है। आगे हमने थ्योरी और लॉ की भी जो डिटेल है वो हमने पढ़नी है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च। इसने बायोलॉजिकल मेथड ने साइंटिफिक रिसर्च में बहुत अहम किरदार अदा किया है। फॉर ऑलमोस्ट 500 years from Galileo experiment in the 15th-19th century to current research, the biological method has contributed to the advancement in medicine। कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल रिसर्च है इसने बहुत काम सरअंजाम दिया है एडवांसमेंट में, इन मेडिसिन में। इकोलॉजी कहते हैं जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर रहते हैं। बायोटिक फैक्टर हमारे पास ऐसे फैक्टर हैं जो कि जानदार हैं और जो हमारे पास एबायोटिक है जो कि हमारे पास बेजान है। और टेक्नोलॉजी एज वेल एज टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसा अमल है प्रैक्टिकल जिसको हमने इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद बनाया होता है। उसके बाद क्या है, बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। ऐसा डाटा इकट्ठा करता है जो कि हमारे पास पब्लिक यूज़ हो, जिसमें कोई गलती ना हो। उसके बाद हमारे पास एक साइड बॉक्स दिया गया है हमारे चैप्टर नंबर 2 के पेज में, तो वो किस तरह से है इसको भी थोड़ी सी इसके बारे में भी डिटेल पर बात कर लेते हैं। इसका साइड बॉक्स कुछ इस तरह से है, मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। हमारे पास इंसान बायोलॉजिस्ट रहा है। उसके बाद क्यों रहा है, क्योंकि एक अगर इंसान जंगल में रह रहा है तो वो जानता है कि कौन सी चीज़ इसके लिए ठीक है खाने के लिए और कौन सी इसके लिए चीज़ ठीक नहीं है। और वो बीमार, अगर कोई उसे बीमारी लाक हो जाती है जंगल में तो वो उसके खिलाफ लड़ता भी है, उस जंगल में रहकर उसे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करता है अपने आप को जिससे उसे बीमारी से निजात मिल सके। He had to be a biologist in order to live। उसे बायोलॉजिस्ट बनना पड़ता है ताकि वो ज़िंदगी गुजार सके।
Early in history, he was a hunter of animal, gatherer and fruit of fruit and seed. उसके बाद he was a hunter of animal and gatherer of fruits, seed, etc. हमारे पास एक जो हंटर होता है वो बिल्कुल अनपढ़ होता है, जाहिल होता है, उसे पता नहीं होता कि क्या चीज़ जो बायोलॉजिकल मेथड के मुताबिक है कि नहीं, लेकिन वो एक निस्बतन जो हमारे पास ज़ूलॉजिस्ट होता है उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन रखता है। वो कैसे इन्फॉर्मेशन रखता है कि वो क्योंकि उस जगह पे रह रहा होता है, उसे पता होता है कि क्या चीज़ उसके लिए ठीक है। क्या फॉर एग्जांपल अगर वो खाने की बात कर रहा है तो वो एक जंगल में रह रहा है, एक शिकारी, तो उसे पता है कि क्या चीज़ उसके लिए ठीक है और क्या चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है। वो क्या चीज़ खाएगा तो उसको सेहत मिलेगी और क्या चीज़ वो नहीं खाएगा तो उसे नुकसान होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो एक बायोलॉजिस्ट की निस्बत जानता होता है। तो इस साइड ब्लॉक्स में ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो हंटर है वो अनपढ़ है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन बायोलॉजिस्ट की निस्बत ज़्यादा होती है। उसे पता है कि वो जो शिकार करता है एनिमल का, फ्रूट का, सीड का, तो वो उसके लिए उसकी ग्रोथ के लिए ठीक है कि नहीं है। उसके बाद क्या है, द मोर ही न्यू अबाउट द एनिमल एंड देयर हैबिटेट द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज। अब हमारे पास एक हंटर है जो कि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे बायोलॉजिस्ट है एक मुकम्मल, तो वो क्या करेगा, जितना वो जानवरों से मुतल्लिक जानता होगा ना उतना ही वो उसके रहने के बारे में भी जानता होगा। कि अगर फॉर एग्जांपल फ़िश है ना, तो फ़िश अगर एक समुंदर में रह रही है, एक दरिया में रह रही है, तो वो जो इस चीज़ को डील कर रहा है ना बंदा, वो ज़्यादा बेटर तरीके से जानेगा कि इस फ़िश में कौन कौन से करैक्टर पाए जाते हैं, इसको क्या चीज़ मिलेगी तो ये जल्दी जल्दी अपनी ग्रोथ का आगाज़ करेगी, ये सारा। तो वो ही कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे हंटर से तशबीह दी गई है कि वो मुकम्मल तौर पर एक हंटर होता है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट इनकी जो बीमारियाँ हैं, उसकी क्या चीज़ इनको खाने के लिए ज़रूरी होती है, क्या चीज़ इनकी खाने के लिए ज़रूरी नहीं होती। उसके बाद क्या है, दी मोर ही न्यू अबाउट दी प्लांट दी बेटर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ईडेबल एंड मोर नॉन ईडेबल प्लांट। हमारे पास ऐसे प्लांट्स के दरमियान में ये फ़र्क करते हैं बायोलॉजिस्ट, ये जो हंटर होते हैं, कि कौन से प्लांट इनके लिए खाने के लिए ज़रूरी होते हैं और कौन से खाने के लिए ज़रूरी नहीं होते। तो इस तरह हम ये साइड बॉक्स में पढ़ते हैं कि इंसान को जीने के लिए खुद ही बायोलॉजिस्ट बनना पड़ता है ताकि वो देख सके कि कौन सी चीज़ इसके लिए ठीक है और कौन सी चीज़ इसके लिए ठीक नहीं। अगर कोई बीमारी इंसान को, एक हंटर को लग जाती है तो वो खुद ही उसका क्योर कर लेता है और इतना अच्छा क्योर करता है कि एक ज़ूलॉजिस्ट से बेटर वो रिजल्ट काज करता है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक, जिसका नेम हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जिसमें हमने बायोलॉजिकल जानवरों से मुतल्लिक जो बीमारियां हैं उसको हमने हल करना है।